जय हिंद दोस्तों। मैथ की पीवाई की सीरीज में आज कुछ और क्वेश्चन अपन लेके आए हैं डिस्कस करने। देखो यार, करने को तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कमी नहीं है क्वेश्चन की। आसान आसान सवाल भी बहुत सारे हैं, करवाने को कितने लंबा वीडियो बना दो, कितने वीडियो बना लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ, है ना। और वहां से सीखें ताकि आगे आने वाले सेक्शनल मॉक में या फिर एग्जाम में अपन ऐसे क्वेश्चन को स्किप ना करें और यहाँ से सीख के आगे बढ़े। CHSL 2024 में क्वेश्चन आया था 9 तारीख को, थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो चलो सीखते हैं इसको। एक दंड आरेख दिया गया है, 3 कंपनियां C1, C2 और C3 के 5 वर्षों के उत्पादन के परसेंटेज को दर्शा रहा है। दंड आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। यदि वर्ष 2019 और 2022 में कुल उत्पादन का अनुपात 3:5 था। 2019 की बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है, बाकी की बात नहीं कर रहा। और वर्ष 2022 में C1 का उत्पादन 4145 था, 25 था, सॉरी 4125 था। किसका? C1 का। किसमें? 2022 में। तो 2022 में C1 कितना है? 27.5%। तो यहाँ से अपन ने निकाला कि 27.5% की अगर ये वैल्यू है तो 4125 में 27.5 का भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और उसको अपन 100 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100% की। और 100% की किस में? 2022 में तीनों कंपनियों की। ठीक है। इसके बाद अपन को पता चला कि यार 2022 में तो जो टोटल उत्पादन है उसका मान 5 यूनिट है, तो अपन इसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो अपन उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो वो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2019 की। ठीक है। अब यहाँ से 3 से गुणा करते 2019 के 3 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है। अब उसके बाद उसने पूछा है 2019 में C3, तो 2019 में C3 कितना है? 17.5% है। तो यहाँ पे ये अपनी जो वैल्यू आई ना यहाँ तक की, ये आई है 2019 की। इसमें C3 पूछा है तो C3 है 17.5% बटा 100। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे, अपन आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो यार, दशमलव से दशमलव चला जाएगा। ठीक है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये बनेगा 11, 25 से काटेंगे तो ये बनेगा 7। ठीक है। और 11 से इसको अपन काटेंगे तो ये बनेगा 11 एकम 11, सॉरी 11 तिया 33, और बचा कितना? 8, 11 से 77 और 5 375। फिर बटे में एक 5 और है, इस 5 को इससे काटेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25, ये बनेगा 75। तो अपने पास आया 75 गुणा 3 गुणा 7, 75 गुणा 3 गुणा 7, इतनी वैल्यू होगी C की 2019 में। तो ये होता है 1575। डी अपना आंसर बनेगा, 1575 होता है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी DI का क्वेश्चन है, कल ही मैंने सेट किया था, उसमें मेरे क्वेश्चन आए थे। तो देखो यार, ये क्वेश्चन भी 2024 के CHSL में आया है 9 जुलाई को, थर्ड शिफ्ट का, मतलब सेम शिफ्ट का है। इसको भी देखो 20% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किया है, उसमें स्किप करने वालों में से मैं भी एक हूँ। ठीक है। लैंग्वेज इतनी बड़ी थी कि पता नहीं क्या पूछ रहा है क्या बता रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है खाली। एक कंपनी के एक कॉलेज के भवन निर्माण का काम प्रारंभ करती है एक कंपनी, और 4 चरण में निर्माण काम पूरा होता है। पहले चरण भवनों का प्रस्ताव, पहला प्रपोजल, दूसरा अप्रूवल, उसको बोलते हैं स्वीकृति, तीसरा कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेड, और चौथा है भवन निर्माण पूरा हो चुका है तो कंप्लीटेड। 4 फॉर्म में दिखाया गया है। ऊपर दिया गया 3D दंड आरेख 2015 से 2018 तक 4 वर्षों के निर्माण की स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है। पैमाना x 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 20% को। ये बात बता रखी है। 2 20 को, 4 40 को, 6 60 को, 8 80 को, 100 10 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये बात इसमें इतनी सी समझने वाली थी जो लगभग लोगों ने नहीं समझी, उसमें से मैं भी एक हूँ, और स्किप करके आगे निकल गए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं इसके अलावा। देखो
क्वेश्चन था वर्ष 2016, थोड़ा सा नीचे कर दूं, हाँ इतना ही है। वर्ष 2016 के लिए प्रस्ताव। अब 2016 का ग्राफ है, ये जो कलर है ना वो ये वाला है, मतलब ये वाला कलर 2016 का, ठीक है। और प्रपोजल यानी प्रस्ताव, तो प्रस्ताव इसी में आएगा। तो वो कितना है, 2 से लेके 6 तक जा रहा है, इसका मतलब 20 से लेके 60 तक जा रहा है, तो इसका मतलब कितना है, वो 40% है, ठीक है। और पूर्ण किए गए भवनों का अनुपात, तो पूर्ण कितने किए हैं, यानी कंप्लीट कंप्लीट मतलब ये ऊपर ऊपर वाला है, और 2016 में तो वो कितना है, देखो ये वाला है। अब ये 20 से लेके 40 के बीच से आधा है, तो 20 से लेके 30 तक जा रहा है, तो ये कितना है, ये 10% है। अब 40% और 10% का अनुपात एक छोटे से बच्चे को भी पता है, पाकिस्तान के बच्चे को भी पता है कि 4:1 होता है। सी अपना आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था, इतना सा पूछा था और कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट के मैट्रिक लेवल में है, देखो 2024 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्टोर एक योजना चला रहा है जिसके तहत यदि ग्राहक तुरंत भुगतान करे तो उसे 12% की छूट मिलेगी, और यदि वह क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो उसे 6% की छूट मिलेगी। और योजना का लाभ भुगतान की राशि पर विभाजित किया जा सकता है। हालांकि एक टाइम पर एक ही छूट मिलेगी, एक आइटम पर एक ही छूट मिल सकती है, या तो आप 12% वाले ले लो या 6% वाले ले लो। किसी अन्य प्रकार के लेन देन पर कोई और छूट नहीं है। अंकुर ने स्टोर से, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अंकुर ने स्टोर से एक शर्ट खरीदी जिसका अंकित मूल्य था 2200 रुपए। 2200 रुपए अंकित मूल्य वाली उसने एक शर्ट खरीदी है, ठीक है। और इसका भुगतान करता है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो क्रेडिट कार्ड पर कितनी छूट मिलती है, 6% की छूट मिलती है, तो इसका 6% की छूट इसको मिल जाएगी, 6/100, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है कि 7500 रुपए अंकित मूल्य वाले एक कोट खरीदता है जिसका मूल्य कितना है, 7500 रुपए, सॉरी 7500 रुपए अंकित मूल्य वाले कोट खरीदता है, उस पर उसने तुरंत भुगतान किया है, इसका मतलब कैश में दिया है। कैश में दिया है तो उसको छूट कितने मिलेगी, 12% की, तो मतलब इसका 88%/100। इसको सिंप्लीफाई करके जोड़ना है, वही अपना आंसर बन जाएगा। 31% लोगों ने इसको सही किया। देखो यार, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, ठीक है। 4 से काट देंगे इसको 22, तो ये आ जाएगा 22 3 6600 रुपए। तो कोर्ट पे तो उसको 6600 रुपए पे करने हैं 12% की छूट लेने के बाद। यहाँ उसको पे करने हैं 6×2 = 12, 6×2 = 12 और 1 13, 132 की इसको छूट मिल जाएगी। तो उसके लगेंगे कितने, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, और 2 का 2, तो इतने और इतने मिला के इसको टोटल पे करने हैं 8, 6, 6 और 8, 8668 रुपए उसको पे करने। ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था, वापस से ट्राई देना एक बार करके। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इलेक्शन वाला, कितना अच्छा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों ने इसको किया है। CHSL 2024 में पूछा गया है, 5 तारीख की 4th शिफ्ट में। सीखते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ भैया, जुड़े रहना। एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 प्रत्याशी को वोट देने का ऑप्शन है। एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 लोगों को वोट देने का ऑप्शन है, ठीक है, विकल्प होता है। सभी प्रत्याशी को खारिज करने के लिए इनमें से कोई नहीं, नोटा पर वोट देने का ऑप्शन भी है। पहले अपन यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो यार, एक पहला प्रत्याशी होगा जो जीता होगा, फिर दूसरा प्रत्याशी होगा जिसके पास पहले से कम वोट आए होंगे, फिर एक तीसरा प्रत्याशी होगा जिसके पास इन दोनों से कम वोट आए होंगे, है ना, और चौथा है नोटा, ठीक है। 4 ऑप्शन है वोट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन में छोड़ रहा हूं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। विजेता को दूसरे उपविजेता के मतों से दुगने मत मिलते हैं, और उपविजेता पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। देखो यार, अगर अपन मान ले नोटा को x वोट मिलते हैं, तो पहला उपविजेता कौन है, 2 नंबर वाला, इसको इससे 900 अधिक मिलते हैं, तो इसको मिलेंगे 900 + x। बात मान ली, बिल्कुल मान ली।
और वह दूसरे उपविजेता को 150 मत से हरा रहा है। मतलब तो दूसरा उपविजेता ये 3 नंबर वाला है, इसको 2 नंबर वाला 150 मत से हरा रहा है। तो इसका मतलब हुआ, एक सेकंड, इसका मतलब हुआ कि इसको x प्लस 750 वोट ही मिले होंगे। ठीक है, तभी तो ये इसको 150 से हराएगा। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ थी, विजेता दूसरे उपविजेता के मतों से दुगुने मत प्राप्त करता है। दूसरे उपविजेता कौन है? 3 नंबर वाला। और विजेता कौन है? 1 नंबर वाला। इससे दुगुने मत प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब 1 नंबर वाला प्राप्त करेगा 2x प्लस 1500। इतने मत प्राप्त करेगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार बताओ, और उसके बाद में नहीं समझ में आया तो वापस से बैक करके इसको देखो। इतने वोट उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या बताओ, ये क्वेश्चन था। तो देखो यार, कुल वोट कितने हो रहे हैं? 2x और एक 3x और 4x। तो 4x प्लस 1500 और 900, 2400, 2400 और 750, 3150, 3150। ये तो वोट मिले हैं तीनों लोगों को। ठीक है, और नोटा को मिले हैं x। और अब एक लाइन मैंने छोड़ कहा था, तीनों प्रत्याशियों को नोटा से 6 गुना ज्यादा मत मिले हैं। अगर नोटा को 1 यूनिट मत मिले हैं तो तीनों प्रत्याशियों को 6 यूनिट मत मिले हैं। ये चीज यहां तक समझने वाली थी, इंपॉर्टेंट। अब इजी है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये बनेगा 4x प्लस 3150 बराबर 6x। तो यहाँ से 2x इधर आ जाएगा, 2x इधर आ जाएगा 3150, और इधर x की वैल्यू आ जाएगी 2 एक कम 2, 2 पंजो 10, 2 7 14, 2 पंजो 10, 1575 x की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वोट कितने थे? 6x और 1x 7x थे। तो इसको 7 से अपन गुना कर देंगे, तो 7 से गुना करते ये अपना आ जाएगा 10,000, 11,025। सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, इतना सवाल था। अब इस सवाल में मैं एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूं, जिससे सवाल शायद 15 से 20 सेकंड में टूट सकता था। देखो यार, उसने बोला है तीनों प्रत्याशियों को नोटा से 6 गुना ज्यादा वोट मिले हैं। तो अगर नोटा को 1 यूनिट वोट मिले तो तीनों प्रत्याशियों को 6 यूनिट वोट मिले। टोटल वोट है 7 यूनिट। और इसी यही इसने पूछा है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 7 यूनिट। तो दो जो भी अपना आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल इनमें से कोई भी नहीं है, चाहे आप चेक कर लेना। यही अपना आंसर है। इतना सा आंसर था। अगर इस लाइन को पकड़ लेते और 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते तो आप आंसर तक पहुंच जाते। इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है जो अपन ने पहले किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। मात्र 11% लोगों ने इसको किया है। सीजीएल 2023 में 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। ये देखो, मेरे भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, खाली क्या हालत हो रखी है। कई बार पता नहीं क्या होता है, दिमाग ही नहीं चलता है ना। चलो इसको सीखते हैं। सुहास, देखो ये बाघ का क्वेश्चन है एक, अपन बना लेते हैं। ये तो राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है। ठीक है, सुहास गलती से भाज्य के रूप में वह संख्या ले लेता है जो मूल भाज्य से 10% कम थी। भाज्य कौन सा होता है? ये बीच वाला होता है। अगर ये 10x था तो गलती से उसने लिया 10x से एक कम, कितना? 9x। ये 10x लिया तो उसने 10 से 10% कम 9x इसको ले लिया। चल जा यार, क्या हो रहा है तेरे? एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, यहाँ उसने 10x ली थी तो यहाँ उसने 9x ले ली। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि वह गलती से भाजक के रूप में भी वह संख्या लेता है जो मूल भाजक से 20% कम थी। भाजक यहाँ पे होता है, यहाँ पर। ठीक है, तो 20% कम थी यहाँ पे। अगर 5y थी वो संख्या, अब यार ये क्या आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा। ये अगर 5y थी, ये 10x थी। ठीक है, 10x थी तो यहाँ पर इसकी 20% कम, इसका मतलब 4y थी।
ठीक है। यदि प्रश्न को हल करने पर सही भागफल 24 प्राप्त होता है, सही भागफल वाला ये है तो यहाँ 24 प्राप्त होता है और शेषफल 0 बचता है, यहाँ पर शेषफल 0 बचता है, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास को कितना भागफल प्राप्त हुआ, यहाँ कितना भागफल प्राप्त हुआ, ये अपन को बताना है। तो देखो यार, 10x की वैल्यू वो आ जाएगी 24 गुणा 5, इसको इससे गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 120y। तो यहाँ से अपनी आ जाएगी x बटा y आ जाएगी 12/1, यानी x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 1 है। अगर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगी 4, और x की वैल्यू 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 108, और 108 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल आएगा 27। ये इसने पूछा था कि भागफल कितना आएगा 27, ये अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। CGL 2023 में पूछा गया 14 जुलाई की 4th शिफ्ट में, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मात्र और 19% लोगों ने इसको किया है। अच्छा सवाल है ये, सीख लो भैया। रुकना यार, वापस करना पड़ेगा। देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एक आदमी है अजय, दूसरा है भरत। ए फॉर अजय, बी फॉर भरत। अजय अकेले काम को 32 दिन में पूरा करता है। अजय अकेले काम को 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। आगे बोल रहा है यदि कार्य 8 दिन में पूरा होता है, अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और काम 8 दिन में पूरा हो रहा है, और पहले दिन भरत शुरू करता है, तो पहले दिन आया भरत, दूसरे दिन अजय, तीसरे दिन फिर भरत, फिर अजय, फिर भरत, सॉरी, पांचवें दिन फिर भरत और छठे दिन फिर अजय, सातवें दिन फिर भरत और आठवें दिन फिर अजय। ऐसे करके काम पूरा हुआ। 4 बार अजय आया, 4 बार भरत आया। ठीक है। इतनी बात तो मैं लिख के बताने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लाइन में पढ़ते समझ आ रही थी। ठीक है। तो अपन को पता चला कि यार ए है वो 32 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 4 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 4/32, 4 एकम 4, 4 8 32, मतलब अजय ने 1/8 काम पूरा किया है। तो बचा हुआ 7/8 काम किसने किया है, वो भरत ने किया है। और कितने दिन में किया है, 4 ही दिन लगाए उसने। तो भरत पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 32/7 दिन में। ठीक है। यहाँ से भरत कर सकता है 32/7 दिन में पूरा काम। ठीक है। यहाँ से अपन टोटल काम निकालेंगे 32, अजय की एफिशिएंसी 1 और भरत की आ जाएगी 7। आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अकेला भरत 7 गुणा कार्य, तो अभी काम कितना है, 37 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट है, इसका 7 गुणा कार्य अकेला भरत, तो भरत की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 7 से 7 कटेगा 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों ने इसको किया है। इसको स्किप करने का उद्देश्य ये है कि यार ये थोड़ा टाइम टेकन है ना। देखो कैसे, 12 संख्याओं का औसत 47 है। ऐसे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में लगाए होंगे कि इसमें ना अपन को संख्याओं का योग निकालना ही पड़ेगा। 12 संख्याओं का औसत अगर 47 है तो टोटल कितना माना जाएगा इनका, 12 संति 84 और 12 चौको 48, 48 और 8 56, 564 है संख्याओं का योग। ठीक है। पहली 5 संख्याओं का योग औसत है 45, तो टोटल आ जाएगा 225। अगली 4 संख्याओं का औसत है 52, तो 52 गुणा 4 आ जाएगा 208। ये बहुत इजी है, इसको गुणा करने मत बैठना। 8 और 5 13 और 3 और 4 433। अब इसमें से 433 अपन घटा देंगे तो ये बनेगा 131 131। इसका मतलब 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या का योग है 131। ठीक है। 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या। आगे क्या बोल रहा है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर 12वीं संख्या को अपन x मान ले तो 12वीं संख्या से 5 अधिक कौन सी है, 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या है x प्लस 5। और 11वीं संख्या से 10 कम है तो 11वीं संख्या है x प्लस 15। वापस देख लो, यदि 10वीं संख्या
11वीं संख्या से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, बिल्कुल ठीक है। और 12वीं संख्या से 5 अधिक है, 12वीं x है तो x प्लस 5 है, 5 अधिक है, ये भी ठीक है। अब तीनों का योग कितना है, x x x 3x प्लस 20 बराबर 131। तो 3x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 111, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37। इसका मतलब 12वीं संख्या है 37 और उसने पूछा है 11वीं, 11वीं और 12वीं का औसत। 11वीं संख्या कितनी जाएगी, 37 और 15 52, तो ये बनेगा 9, 5 3 8 89। औसत पूछा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो 89/2 होता है 44.5। ये अपना आंसर बन जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टाइम टेकन था, ये कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक, ये आधे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, ये एनटीपीसी का जो सेक्शनल मॉक किया था मैंने, उसमें आया था मेरे, है ना। देखो यार क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 रुपए है, यदि दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 18% का लाभ प्राप्त करता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 18% की फ्रैक्शन 2% होती है 1/50, 18 हो जाएगी 9/50। ठीक है, लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है लगभग निकटतम रूप में, तो छूट देता है 20% की, ये मार्क प्राइस है। 20 यूनिट था एक की, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है भाई, सॉरी, है ना। यदि मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4, क्योंकि उसने एक की छूट दी है। और ये कॉस्ट प्राइस है, फिर भी वो 18% का लाभ कमा रहा है, मतलब अगर 50 यूनिट में कोई चीज खरीदी है तो 59 यूनिट में उसको बेची है। तो यहाँ पर अपन 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर अपन 59 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब उसने बोला है कि अंकित मूल्य है 15,800 रुपए। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, 5 गुणा 59 की। अंकित मूल्य यही तो है ना, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने पूछा है कि क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य कितना है, 4 गुणा 50 है, ये क्रय मूल्य है, और वो भी लगभग बताना है। तो सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। ठीक है, अब इसको 4 से अपन गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 600 होता है, 8 चौक 32, 832 होता है, तो आ जाएगा 632। और 1 2 3 जीरो ऊपर लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो, डायरेक्ट गुणा करना सीखो भाई थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें फिर 59 का अपन को देना है भाग और लगभग बताना है। अब यार ये भागना थोड़ा मुश्किल काम है, तो देखो आप 59 को 63 से भाग देंगे, जाएगा 1 बार। ठीक है, यूनिट डिजिट से अपन जा नहीं सकते क्योंकि भाग है। अब बचा कितना, 3 और 1 4 बचा अपने पास, अपन ने उतारा 2, अब भाग नहीं जाएगा, टूटे बाकी अपन 0 लगाते हैं। तो यहाँ 10 के जैसा अपने पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ तक अपन करके निकल लेंगे, डी ऑप्शन पे टिक करके। अगर फिर भी आप सोल्व करना चाहो तो ये आएगा 10,711 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा। तो लगभग अपन को पूछा था, तो अपना डी अपना आंसर बनेगा, यहाँ तक करके आप निकल सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कल फिर अपन और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो टफ बनते हैं, मुझे मुश्किल लगे, हो सकता है मेरे जैसे बहुत से कैंडिडेट हैं उनको मुश्किल लगे हों, उनको डिस्कस करेंगे, उनसे सीखेंगे, और आगे आने वाले अपने सेटों में वो क्वेश्चन अपन से गलत नहीं हो इसकी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय